एक व्यक्ति जब अपने काम पर गया हुआ था तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और पत्नी फोन पे उससे कुछ ऐसी चीज मंगवाती है जिसे सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराता है लेकिन खुश भी होता है। इसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। वहां चुपचाप वो साइड में खड़ा था क्योंकि मेडिकल पर काफी कस्टमर्स थे। वो वेट कर रहा था कि कब ये कस्टमर्स जाएंगे और जो मेरी बीवी ने मुझसे मंगवाया है वो मैं ले जाकर अपनी बीवी के पास जाऊंगा। ये सब चल ही रहा था, लेकिन इसके बाद जो अगला सवेरा होता है तब पता चलता है कि जो व्यक्ति कल मेडिकल पर ये दवाई लेकर गया था उसकी तो मौत हो चुकी है और उस मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ वही दवाई थी। जैसे ही ये न्यूज आसपास के लोगों में फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब असली सच्चाई बाहर आती है सबके रोकटे खड़े कर देने वाली थी और साथ ही एक ऐसा इंसानियत का चेहरा भी सामने आता है जो कि रिश्तों से बढ़कर सच्चाई की राह पर चलने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये सच्ची घटना दोस्तों अभी 16 जनवरी 2025 की है। अलीम नाम का व्यक्ति जो कि अपने काम पर गया हुआ था, आबिद नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास थी, अपने काम पर गया हुआ था। मेलों में वो झूले वगैरह लगाने का काम करता था। आज उसको घर आना था क्योंकि वो मेले के चलते 2 से 4 दिन 6 दिन जैसे मेला रहता था तो घर से बाहर ही रहता था। आज वो घर आ रहा था। उसकी बीवी फोन करती है और कहती है कि आते हुए कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आना, जो कि वही दवाइयां लेने के लिए वो मेडिकल स्टोर गया था। वो मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां मांगता है। मेडिकल स्टोर एक पत्ता लाकर देता है, लेकिन वो कहता है कि भैया यहाँ बार बार आने में अच्छा नहीं लगता और ऐसी दवाइयां पब्लिक के सामने मांगने में शर्म आती है, तो आप थोड़ी दवाइयां और दे दीजिए। और इस तरीके से मेडिकल वाला उसे कुछ और दवाइयां दे देता है और आबिद वो सारी दवाइयां लेकर घर आता है। घर आने के बाद क्या होता है ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जब सुबह होती है यानी कि 18 और 19 की जो 17 और 18 की रात की जो सुबह थी यानी कि 18 जनवरी को जब वो सुबह होती है, सुबह से लगभग थोड़ा वक्त पहले यानी भोर कह सकते हैं 5 बजे के आसपास उसके घर से काफी ज्यादा रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। आसपास के लोग जग जाते हैं। जाकर दरवाजा खुलवाते हैं तो पता चलता है कि जो आबिद शाम को आया था उसकी तो मौत हो चुकी है। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्हाने मार मार कर रो रही थी। साथ ही जो पत्नी थी वो अपने सगे भाई सलीम को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे जीजा जी का इंतकाल हो गया है, जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। जैसे ही साला बात सुनता है, यानी पत्नी का जो हबीदा थी उसका भाई जो बात सुनता है, वो तुरंत दौड़े दौड़े अपनी बहन के घर आता है और यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जब भाई आता है ये सब नजारा देखता है, बहन चिल्हाड़े मार मार कर रो रही थी क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और मौके पर बुलाता है। पुलिस आती है, पंचनामा दर्ज करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक था। बॉडी पोस्टमार्टम से आ भी जाती है, उसको उसका जो भी अंतिम संस्कार होता है उनके रीति रिवाजों के अनुसार वो कर दिया जाता है। लगभग उस व्यक्ति को मरे हुए 24 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन जब दूसरे दिन रिपोर्ट आती है तो सबके रोकटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल पुलिस सबसे पहले सलीम को कॉल करती है क्योंकि सलीम ने ही पुलिस को बुलाया था और कहती है कि तुम्हारे जीजा की जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है, क्योंकि अभी तक जब पंचनामा किया जा रहा था तो पुलिस को आबिद के कपड़ों में रैपर्स मिले थे, उन्हीं शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर जो कि 8 गोलियों के खाली पैकेट थे। पत्नी से पूछा भी जाता है कि क्या ये सारी गोलियां खाकर ये सोया था। पत्नी कहती हाँ, अक्सर ये खाया करते थे क्योंकि इनको अच्छा लगता था मेरे साथ जब ये मिलते थे, क्योंकि ये ज्यादा दिन बाहर रहते थे और ये जब भी आते थे मेरे साथ ये गोलियां खाकर ही जो भी रिलेशन थे वो बनाते थे और उन्हें पसंद था, इसलिए मैं कभी उन्हें मना नहीं करती थी। और जब सलीम को बुलाया जाता है और पूछा जाता है तो सलीम कहता है सर, हो ना हो मुझे पहले ही शक था, आप इसकी जांच कीजिए। अब जब ये बात सामने आती है कि गला दबाने से मौत हुई तो सबसे पहले पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी वही पुराना ढेकरा लेके बैठ जाती है कि नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब
पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। सबसे पहले उस औरत का मोबाइल, उसकी पत्नी का मोबाइल कब्जे में लिया जाता है और साथ ही जिसकी मौत हुई थी उसका मोबाइल भी कब्जे में लिया जाता है। दोनों की सीडीआर निकलवाई जाती है। जो पति जिसकी मौत हुई थी उसके सीडीआर में तो कुछ खास निकलता नहीं है, नॉर्मल बातचीत जैसे होती है सब इंसानों की वही था। लेकिन जब पत्नी की सीडीआर निकलवाई जाती है तो एक नंबर होता है, उस पे पत्नी की कई घंटों घंटों तक बातें होती थी। और जब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो एक रेहान नाम के लड़के का नंबर था जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास थी। वही जो इसकी पत्नी थी उसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास थी, यानी उससे लगभग 20 साल छोटा लड़का था रेहान। जब रेहान के बारे में सलीम से पूछा जाता है कि रेहान कौन है, क्या तुम लोगों का रिश्तेदार है या तुम्हारे जीजा का रिश्तेदार है, तो सलीम कहता है नहीं, हम में से ये किसी का रिश्तेदार नहीं है, ना मैं इसे जानता हूँ ना ही मेरे जीजा इसे जानते हैं। अब उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है ढूंढकर रेहान को, और पूछताछ शुरू होती है। और जब पूछताछ शुरू होती है तो एक नया खुलासा सामने आता है। यहाँ पर उम्र की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थी। दरअसल जो पत्नी थी उसका अफेयर उस 22 साल के लड़के रेहान के साथ था और इनकी कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दरअसल पत्नी बताती है कि लगभग 1 साल पहले यानी कि 2024 के स्टार्टिंग दिनों में मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाती हूँ और उस पे अपनी बचपन की जो तस्वीरें, यंग एज की जो तस्वीरें थी वो मैं आए दिन पोस्ट करती रहती थी। और दूसरी तरफ रेहान जो इंस्टाग्राम नॉर्मली लोग चलाते ही हैं, वो इंस्टाग्राम देख ही रहा था कि तभी उसकी रील्स, तभी उसकी फोटोज के सामने आती है जो कि रेहान की आंखों में बस जाती है। और रेहान अब हर दिन उस फोटो को देखता, हर दिन उसके पेज पे देखता, लाइक करता, फॉलो करता और कमेंट्स डालता। और इधर जो पत्नी थी इस व्यक्ति की वो भी रिप्लाई करती और धीरे धीरे इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और आपस में बात करने लग गए। और बात करते करते दोनों बहुत ज्यादा घुल मिल गए। अब एक दिन जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलने आना है। मेरा पति तो है नहीं, वो मेले में बाहर रहता है, और जो मेरा लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है वो अक्सर अपने मामा सलीम के साथ ही रहता है। अब वो लड़का रेहान जो होता है वो उससे मिलने आता है और जब मिलता है फर्स्ट टाइम तो पिक्चर्स में कुछ और था, सामने कुछ और था। क्योंकि पिक्चर्स जो वो डालती थी वो 20 साल पहले की थी, उसके यंग एज की थी। अब उसकी एज लगभग 42 साल के आसपास थी। लेकिन फिर भी उन दोनों आपस में इतना घुल मिल चुके थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो एज की सीमाएं थी वो उनके रिश्तों को, उनके प्रेम को इफेक्ट नहीं कर पाती है। और इस तरीके से वो अकेले कमरे में मिलते हैं और मिलने के बाद उनके बीच की जो भी दूरियां थी, रिश्तों की जो भी मर्यादाएं थी, सब टूट जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन तभी थोड़े समय बाद उसकी, रेहान की जो प्रेमिका थी जिसने अपने पति की हत्या की थी, वो बताती है कि मेरा जो पति है वो मुझे मारता पीटता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती लेकिन ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखता है, इसका कुछ उपाय करो, क्यों नहीं इसको रास्ते से हटा दे, तो मेरी मदद करो। तो रेहान कहता है मैं सोचता हूँ इस बारे में। और ये बात होती है, रेहान का एक दोस्त होता है जो, रेहान भी एक ऑटो ड्राइवर था और उसका एक दोस्त जिसका नाम विकास होता है वो भी ऑटो ड्राइवर था। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में काम करते थे। वो उसको कांटेक्ट करता है और कहता है कि विकास एक काम करना है। विकास कहता है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो रेहान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति है उसकी पत्नी से मैं प्रेम करता हूँ और उसे रास्ते से हटाना है। विकास तैयार हो जाता है और इस तरीके से ये लोग 16 जनवरी को पूरी प्लानिंग करते हैं। 16 जनवरी को वो दोनों लड़के रेहान और विकास वहां आते हैं लखनऊ पे और वहां एक होटल में लेकर रुक जाते हैं। अब इधर बीवी पूरी तैयारी में थी, अपने घर का लोकेशन, एड्रेस सब भेजती है और रात को वो वहां पर अपना, जब उसका पति आता है तो उसको खूब शराब पिलाती है, खाना खिलाती है और वो शराब के नशे में पहले तो धुत हो चुका था, उसके बाद वो गोलियां भी खाता है कि अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगा अपनी पत्नी के साथ। लेकिन शायद उसे मौका नहीं मिला या उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो नशे में था, फिर गोलियां खाता है जिसके कारण वो बेहोश जैसा हो जाता है, यानी उसकी स्थिति कुछ अचेत जैसी हो जाती है। तभी रात के सुनसान में रेहान अपने दोस्त विकास के साथ आता है और जो पत्नी थी वो गेट खोल कर रखती है। तीनों अंदर आते हैं
जो अचेत कुछ अवस्था में उसका पति था, जो पत्नी होती उसके सीने पर बैठ जाती है और जो रेहान होता है उसका गला दबाता है और जो विकास होता है वो उसके पैरों को दबाता है और लगभग 20 से 25 मिनट तक वो यही सब करते रहते हैं और जब उसका तड़पना बंद हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो छोड़ देते हैं। उसके बाद रेहान और विकास घर से बाहर चले जाते हैं और जैसे थोड़ा सुबह होना शुरू होती है तो जो पत्नी थी वो रोध होकर ये नाटक शुरू कर देती है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कातिल पत्नी का भाई था सलीम, जिसे उसने खुद फोन करके बताया था कि तुम्हारे जीजा की मृत्यु हो गई है, वो जब आता है और देखता है कि उसकी पत्नी रो रो कर बिलक बिलक कर रो रही है तो उसे शक होता है, क्योंकि उसे आए दिन यही सुनने को मिलता था कि उसके और उसके जीजा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इसी कारण से वो अपने भांजे को भी अपने साथ रखता था ताकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो। और उसे शक होता है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। इस सच्ची घटना में जो सलीम नाम का व्यक्ति है उसने अपनी सगी बहन को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने में पुलिस की पूरी मदद की, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देने के लिए। दोस्तों, तो ये थी सच्ची घटना जिसके कारण एक फिर से वही चीज, एक अवैध रिश्ता, नाजायज रिश्ता हमेशा परिवारों को तबाह कर देता है, जिंदगियों को बर्बाद करता है और ये ऐसा ही इस सच्ची घटना में भी हुआ। इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि चार जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी एक मौत हो चुकी है, पत्नी जो सलाखों के पीछे होगी, 2 लड़के रेहान और विकास जो हमेशा सलाखों के पीछे रहेंगे और जिसकी मृत्यु हुई है उसका बेटा जो कि शायद बिना माँ बाप की पूरी जिंदगी गुजारेगा। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।